अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन न्यूज़ के बारे में। साथियों अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आप सभी के बीच ऐसे ही नोटिफिकेशन लेकर उपलब्ध होते रहें, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपडेट पर विस्तृत चर्चा आपके बीच करते हैं साथियों। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों जैसा कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हमने अपडेट को लेकर साझा कर रहा हूं। जैसा कि साथियों श्रम मंत्री से वादे को निभाने की मांग, एनएससी की बैठक में हायर पेंशन पर हुआ सवाल। तो क्या सवाल हुआ है, इसी के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि साथियों भारत में पेंशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लाखों लोगों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो हाल ही में श्रम मंत्री ने ईपीएस 95 पेंशन योजना में वृद्धि का वादा किया है, जिससे पेंशन भोगियों में उम्मीद जगी है। तो साथियों यह वादा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कम पेंशन राशि के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि साथियों इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना, श्रम मंत्री के वादे और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम एनएससी की बैठक में उठाए गए सवालों और हायर पेंशन की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। तो आइए जानते हैं कि यह वादा कैसे पूरा हो सकता है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो साथियों अगला कॉन्सेप्ट है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना एक परिचय, यानी इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। क्या है ईपीएस 95 पेंशन योजना? यानी साथियों ईपीएस 95, जिसे एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। तो आइए इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें क्या है। जैसा कि साथियों विवरण और जानकारी दी जा रही है। योजना का नाम है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, यानी इसे शॉर्ट नेम ईपीएस 95 बोल सकते हैं। लॉन्च वर्ष 1995। लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं। फिर उसके बाद साथियों न्यूनतम सेवावधि 10 वर्ष है। और पेंशन की गणना आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50% है। अधिकतम पेंशन 7500 रुपये प्रतिमाह जो वर्तमान में चल रहा है। फिर उसके बाद इसका प्रबंधन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ करता है। और साथियों योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से होता है। फिर हम बात करते हैं साथियों कि ईपीएस 95 योजना ने वर्षों से लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित किया हुआ है, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में कई लोग इसे अपर्याप्त मानते हैं। यही कारण है कि पेंशन वृद्धि की मांग लगातार बढ़ रही है। श्रम मंत्री का वादा क्या है, प्रस्ताव? तो साथियों इस प्रस्ताव के बारे में हम जानने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो अपडेट पे अंत तक बने रहें, जिससे आपके बीच हम इस बात को शेयर कर सकें, साझा कर सकें। तो जैसा कि साथियों श्रम मंत्री ने हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन योजना में वृद्धि का वादा किया है। यह वादा निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है। तो बिंदुवार हम आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि नंबर 1 है पेंशन राशि में बढ़ोतरी, यानी साथियों वर्तमान अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़ाकर एक उच्च राशि करने का प्रस्ताव है। दूसरा न्यूनतम पेंशन गारंटी, यानी सभी पेंशन भोगियों के लिए एक न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करना। तीसरा पेंशन फार्मूला में संशोधन, यानी पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फार्मूले में बदलाव। चौथा है डियरनेस अलाउंस, यानी डीए का समावेश, पेंशन राशि में डीए को शामिल करने पर विचार। साथियों यह वादा पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वर्तमान में कम पेंशन के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं एनएससी की बैठक, यानी हायर पेंशन पर सवाल। तो साथियों नेशनल एडवाइजरी कमेटी यानी एनएससी की हालिया बैठक में ईपीएस 95 पेंशन योजना और हायर पेंशन के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। तो साथियों इस बैठक में उठाए गए कुछ प्रमुख सवाल और चिंताएं इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 वित्तीय व्यवहार्यता, यानी क्या ईपीएफओ के पास पेंशन वृद्धि के लिए पर्याप्त धन है। फिर दूसरा है लाभार्थियों का दायरा, यानी हायर पेंशन किन लोगों को मिलेगी और किन मानदंडों के आधार पर। तीसरा पॉइंट है प्रभाव मूल्यांकन, यानी साथियों पेंशन वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चौथा कार्यान्वयन की चुनौतियां, यानी बढ़ी हुई पेंशन को लागू करने में क्या क्या बाधाएं आ सकती है। पांचवा है न्यायिक निर्णय का पालन, यानी सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए। साथियों इन सवालों के जवाब ढूंढना महत्वपूर्ण है ताकि एक व्यवहारिक और न्याय संगत पेंशन वृद्धि योजना तैयार की जा सके। फिर हम बात करते हैं पेंशन वृद्धि की आवश्यकता क्यों है जरूरी,
इसके बारे में जान लेते हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग जो है लंबे समय से चल रही है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे नंबर 1 है मुद्रास्फीति, यानी साथियों बढ़ती महंगाई के कारण वर्तमान पेंशन राशि अपर्याप्त हो गई है। दूसरा जो है जीवन स्तर में सुधार, यानी साथियों पेंशन भोगियों को जो है बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की आवश्यकता है। फिर तीसरा है स्वास्थ्य खर्च, यानी बुजुर्गों के लिए बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों को पूरा करना। चौथा है सामाजिक सुरक्षा, यानी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। पांचवा है आर्थिक असमानता, यानी पेंशन भोगियों और वर्तमान कर्मचारियों के बीच की खाई को कम करना। फिर साथियों पेंशन वृद्धि के संभावित मॉडल क्या हैं? श्रम मंत्री के वादे को पूरा करने के लिए कई मॉडल प्रस्तावित किए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख विकल्प हैं। नंबर 1 है फ्लैट रेट वृद्धि, यानी सभी पेंशन भोगियों के लिए एक समान राशि की वृद्धि। दूसरा है प्रतिशत आधारित वृद्धि, यानी मौजूदा पेंशन का एक निश्चित प्रतिशत बढ़ाना। तीसरा है स्लैब, यानी आधारित वृद्धि, विभिन्न पेंशन श्रेणियों के लिए अलग अलग वृद्धि दरें। चौथा है इंडेक्सेशन, पेंशन को मुद्रास्फीति या न्यूनतम मजदूरी से जोड़ना। पांचवा हाइब्रिड मॉडल, यानी उपरोक्त विकल्पों का मिश्रण। फिर हम साथियों प्रत्येक मॉडल के अपने फायदे और नुकसान हैं। सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करके एक संतुलित निर्णय लेना होगा। जैसा कि वित्तीय प्रभाव और फंडिंग चुनौतियां क्या है, तो पेंशन वृद्धि का जो है वित्तीय प्रभाव एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। जैसे नंबर 1 है ईपीएफओ पर बोझ, यानी साथियों बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करने के लिए ईपीएफओ के पास पर्याप्त धन होना चाहिए। दूसरा जो है सरकारी सब्सिडी, यानी क्या सरकार को अतिरिक्त धन प्रदान करना पड़ेगा। तीसरा जो है नियोक्ता का योगदान, यानी क्या नियोक्ताओं से अधिक योगदान की आवश्यकता होगी। फिर अगला है कर्मचारी योगदान, यानी साथियों क्या कर्मचारियों को जो है अधिक योगदान देना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट है निवेश रणनीति, यानी ईपीएफओ को जो है अपनी निवेश रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। जैसे इन चुनौतियों का समाधान ढूंढना आवश्यक है ताकि पेंशन वृद्धि जो है दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ हो। फिर अगला कॉन्सेप्ट है कि कानूनी पहलू और न्यायिक निर्णय क्या है। तो साथियों पेंशन वृद्धि के मामले में कई कानूनी पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट के फैसले, यानी साथियों पिछले न्यायिक निर्णयों का पालन करना। दूसरा जो है संवैधानिक प्रावधान, यानी अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत उचित पेंशन का अधिकार। तीसरा जो है श्रम कानून, यानी मौजूदा श्रम कानूनों के साथ जो है तालमेल बिठाना। अब तीसरा पॉइंट है श्रम कानून, यानी मौजूदा श्रम कानूनों के साथ तालमेल बिठाना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानक, यानी आईएलओ के दिशा निर्देशों का पालन करना। पांचवा है समानता का सिद्धांत, यानी साथियों सभी पेंशन भोगियों के साथ जो है न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित करना। तो हम इस कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यह लेख जो है केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है साथियों। हालांकि हमने जो भी जानकारी प्रदान की सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया हुआ है आपके बीच। फिर भी ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के संबंध में जो है श्रम मंत्री के वादे और संबंधित मुद्दों पर आधिकारिक निर्णय अभी तक नहीं लिए गए हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले नवीनतम सरकारी घोषणाओं और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर लें। साथियों जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित करें वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें साथियों, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।